प्रातर्नमामि तरणिं तनुवा मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नतमर्चितञ्च वृष्टिप्रमोचन विनिग्रह हेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च। सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी को सादर एवं सस्नेह नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए अविलंब शुरू कर लेते हैं आज का यह अंक। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले जान लेते हैं अपने पहले प्रभाग के माध्यम से आज की तिथि, वार एवं नक्षत्र को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, सोमवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। महाकुंभ के इस पावन क्रम पर सुप्रभातम कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको नित्य कुंभ से जुड़ा शास्त्रीय वचन सुनाते आ रहे हैं। आपको समझने में सुगमता हो एतदर्थ श्लोक का हिंदी अर्थ भी हम आपके साथ साझा करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप इन श्लोकों से अवश्य लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी क्रम में आज का श्लोक यह प्रमाणित कर रहा है कि तीर्थ में स्नान करना सर्व पापों का नाशक होता है। पुनीम सर्व पापानि त्रिविधानि न संशयः ब्रह्मज्ञेनापि यानि स्युस्तीव्रकर्म कृतानि च। ब्रह्म हत्या हो अथवा दुष्कर्म जैसा महापाप 3 प्रकारों में विभक्त सभी पापों को पवित्र करने के लिए मनुष्य तीर्थों में यथोचित प्रयत्न करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और भारतीय संस्कृति में महाकुंभ का विशेष महत्व है और जब प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का पुण्य आयोजन हो रहा हो तो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इसके साक्षी बन रहे हैं और सनातन संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए प्रयागराज से हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की यह विशेष रिपोर्ट। महाकुंभ पूरे विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। सनातन संस्कृति के सनातन शाश्वत उदार विचारों से अभिभूत होकर न जाने कितने श्रद्धालु इस महापर्व के साक्षी बन रहे हैं और सनातन संस्कृति को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर रहे हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। संगम के पावन धरती पर तब एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब सस्वर मंत्रोच्चार और पूरे वैदिक विधि विधान से एक साथ 62 विदेशी श्रद्धालुओं ने सनातन धर्म की दीक्षा ली। तो कुंभ मेला में संगम में एक तरह की शक्ति की दूसरी जगह नहीं है। ये शक्ति एक शांति मन में, दिल में, और ये शक्ति भगवान है। ये कुछ वे लोग बोले अमृत। अमेरिका, यूरोप सहित अनेक देशों से महाकुंभ में पधारे अपने इन 62 शिष्यों को परंपरानुसार जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी ने स्वयं सनातन धर्म की दीक्षा दी। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। You see, when we are in direct alignment with our Atma, everything comes by itself. When the Atma and the personality of the human merge, you become the embodiment of knowledge, the embodiment of love, the embodiment of light. And wherever you go, that's what you carry everywhere. When you are of service,
It doesn't matter who comes. This is divinity coming to you. It doesn't matter who you give a glass of water, some food, anything. This is what India is known for. The only country in the world who holds Sanatana Dharma. Only country. मॉरिशस के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी अमेरिका निवासी जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी विदेशों में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में पिछले 1.5 दशक से निरंतर सक्रिय हैं। जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस समेत कई अन्य यूरोपीय देशों में इनके भक्तों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से लगभग उनके 40 शिष्य महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए प्रयाग में रह रहे हैं। The Shakti that's coming through cosmically for this Kumbh are entering this new consciousness, and it's amazing to observe. So we are entering a new civilization, a new phase on planet Earth. It's a new paradigm, and I'm happy to tell you, welcome, welcome. Everybody should come to the Kumbh. वर्ष 2019 के अर्ध कुंभ में भी जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी से प्रेरित होकर उनके 9 विदेशी मूल के शिष्यों ने संत परंपरा को आत्मसात करते हुए सनातन धर्म को अंगीकार किया था और उन सभी ने महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी। उनमें से 3 महिला संत भी शामिल हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। वाराणसी के शक्तिधाम आश्रम की प्रमुख अध्यात्म गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी के भक्तों में दुनिया भर के 12 से भी अधिक देशों के निवासी हैं, जिन्होंने अब सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। इनका मानना है कि सनातन ही शाश्वत और शांति का मार्ग बता सकता है। In meeting my guru, I was immediately called to Sanatana Dharma, this way of life where at the front and center, at the core of all of life is Atma, Para Atma, the divine that is within me, is within you, it's within all of us. सनातन संस्कृति ने सदा से ही समूचे संसार को अपने सदाचार और सद्भाव से प्रेरित किया है, आकर्षित किया है, जिसका उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं संस्कृत और सनातन संस्कृति में रंगे इन विदेशी मेहमानों के माध्यम से, जो कि अब सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मिलिता वशिष्ठ, डीडी न्यूज, प्रयाग। जयतु महाकुंभः, जयतु भारतीय संस्कृतिः, जयतु संस्कृतञ्च। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में महाकुंभ में विदेशियों के सनातन प्रेम को देखकर अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले प्रभाग की ओर, अर्थात स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। बच्चों का सही पोषण ही उनका पूर्ण विकास सुनिश्चित करता है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि विटामिन डी की क्या उपयोगिता है। विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के संदर्भ में इसे जानने के लिए आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वैसे तो विटामिन डी की आवश्यकता सभी के स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन शिशुओं और छोटे बच्चों में विटामिन डी का विशेष महत्व है। विटामिन डी शिशुओं और बच्चों के स्वस्थ हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में सहायता करता है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके कारण स्वस्थ हड्डियां और मांसपेशियां बनती हैं। विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों और मांसपेशियों के कार्य के निर्माण और खनिजीकरण में समर्थन देता है। विटामिन डी की कमी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो कि थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमारे देश में अबंडेंट सनशाइन है और विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि शायद ज़्यादातर लोग उतना टाइम धूप में नहीं बिताते हैं। तो माओं में भी माओं के जो दूध में भी विटामिन डी की कमी होती है, इसीलिए ब्रेस्ट फेड बेबीज़ में अक्सर विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इससे हमें ज़रूर बचना चाहिए क्योंकि विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का विशेष महत्व है। साथ ही ये
प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायता करता है और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कई बारी बच्चों को कैल्शियम की कमी होने से दौरे भी पड़ सकते हैं और बोन्स मजबूत ना होने से उनको रिकेट्स की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए एंटीनेटल पीरियड में मदर्स को विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो कि उनको प्रिस्क्राइब होते हैं। और बेबीज़ के जन्म के बाद जो बच्चे माँ के दूध पे हैं उनको भी शुरू से फर्स्ट 6 मंथ्स में ज़रूर विटामिन डी की बूंदें लेनी चाहिए। कई बार 1 साल की उम्र तक भी विटामिन डी की बूंदें आमतौर पे प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो कि ज़रूर लेना चाहिए। और उसके अलावा धूप में लिटा के अगर हम बच्चे की मालिश करें तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। गुनगुनी धूप में बच्चे को आप लिटा के उसकी मालिश करिए, उसको विटामिन डी नेचुरली मिलेगा सनलाइट से। विटामिन डी का महत्व हड्डियों को मजबूत रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विटामिन डी स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए विशेष योगदान देता है। बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए विटामिन डी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी विटामिन डी की अहम भूमिका है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा बच्चों की हड्डियां मजबूत बनाने और उनके संपूर्ण विकास के लिए उपयोगी है। बच्चों में विटामिन डी की कमी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। आहार में कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनसे विटामिन डी मिलता है। कई बारी काफ़ी जो ऑयल हैं और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स उनमें विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। नेचुरली विटामिन डी बहुत कम आहारों में मिलता है जिसमें से कुछ सी फिश वगैरह हैं उनमें ही मिलता है। अदरवाइज़ विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सनलाइट। सनलाइट जब हमारी स्किन पे पड़ता है तब स्किन में विटामिन डी बनता है, लेकिन अगर स्किन फुली कवर्ड है तो विटामिन डी अंदर नहीं जाएगा, या फिर अगर हम धूप में बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो विटामिन डी नहीं जाएगा। आवश्यक है कि शरीर में विटामिन डी की कमी ना होने दें, जिससे बीमारियों से बचाव हो और स्वास्थ्य बेहतर बने। बच्चों को धूप में कुछ देर के लिए अवश्य बैठने या खेलने दें, जिससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन सके। पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलना कई तरह की बीमारियों को रोकने में सहायक है, साथ ही बच्चों की अच्छी सेहत का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। लंबी लाइनों में और बिताइएगा, डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और बेबे, पंजाब में सब ठीक ठाक? क्या ही बताऊं बेबे, सुना है पंजाब के जैसे अब दिल्ली की औरतों को भी पैसे मिलेंगे। पुत्र सच तो ये है कि 3 साल से हम भी इंतजार कर रहे हैं, एक पुट्टी कौड़ी नहीं मिली, बस झूठ ही झूठ मिला है। हम तो सह रहे हैं, तुम मत सहना। 5 फरवरी को दिल्ली से झूठे वादों की आपदा हटाएं, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। स्वस्थ रहने की इच्छा को साकार करने में योग उपयोगी है। योग हर आयु वर्ग के लिए लाभकारी होता है। बच्चों के लिए कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारे योग प्रभाग में। योग करने की कोई
उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और एक प्रश्न जो सबसे पहले मन में आता है वो ये आता है, बच्चों को किस आयु से योग का संस्कार दें? तो हम हमेशा कहते हैं बच्चों से पहले गर्भवती माँओं को योग का संस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो उस संस्कृति में से आते हैं जहाँ अभिमन्यु ने पूरा का पूरा चक्रव्यूह भेदन भी गर्भ अवस्था में सीख लिया था। और हमें जब कोई पूछता है आपने आचार्य जी योग का की शिक्षा कब आरंभ की, तो हम कहते हैं व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ माय मदर, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे। तो बच्चे गर्भ से ही योग का संस्कार लेकर के आते हैं और बच्चे नेचुरल योगी होते हैं। छोटे से बच्चे को आप पेट के बल लिटाएंगे, वो स्वतः भुजंगासन की स्थिति में आ जाएगा। कमर के बल लिटा दोगे, पैर का अंगूठा चूसने लगेगा, बाल कृष्णासन की स्थिति में आ जाएगा। पर फिर भी जो प्रॉपर ट्रेनिंग आप देंगे बच्चों को, वो उस उम्र से देनी शुरू कर देनी चाहिए जिस उम्र से वो समझने लगे। माताएं पिता घर पर साथ में बच्चों के योगाभ्यास करें तो बच्चे खेल खेल में योग सीख लेते हैं। दो ऐसी खेल खेल में योग की क्रियाएं आज हम आपको बता रहे हैं। विरेचन गति के लिए आप ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। अगर बच्चे का बैठने का मन नहीं है, खड़े खड़े करा दीजिए, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिकाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को उठाना है, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना है। जब सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे और प्रेशर लगाएंगे तो मनोवाह नाड़ियों पर भी प्रेशर पड़ेगा और जो एक्सहेलेशन है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर थ्रो करेगी, ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में आना, पचास का एक राउंड कर लीजिए, 50 एक्सहेलेशंस का, दोनों हाथों को खोला, 3 बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, हाथों को वापस ले आइए। ये बच्चे खड़े खड़े कर सकते हैं, जंप के साथ भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास है शिशु गति। शिशु गति का अभ्यास बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पाइनल हेल्थ के लिए और विशेष रूप से जब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है तो उनकी हर समस्या का समाधान है। मेमोरी विजडम के लिए भी बहुत बहुत लाभकारी है। इस तरह से बच्चे, शिशु गति है ना इसका नाम, तो बच्चों की गति है और बच्चा ही हमको बन जाना है। तो दोनों हथेलियां जमीन पर रहेंगी, इस पर आपके प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ेगा और इस तरह से लंबा लंबा बच्चों के साथ आप भी करिए, करें और किलकारी करनी है। कैसे? और फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। दिन में कम से कम 5 बार बच्चों को अट्टहास जरूर कराइए, यानी दोनों हाथों को खोलकर दिल खोल करके हंसे। ये आप बच्चों को रेगुलर कराएं। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें। हरिओम। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज महत्व और अत्यधिक इन 2 शब्दों के शुद्ध स्वरूप के बारे में जान लेते हैं, ताकि हम इन शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण में न करें अशुद्धि। इसके लिए इन शब्दों से जुड़े वाक्यों के अभ्यास को भी साथ लेकर आए हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। तो आइए संस्कृत की पाठशाला सुप्रभातम के इस विशेष प्रभाग को देख लेते हैं। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषां स्वागतमस्तु। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों बात कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में, जिन्हें आप कुछ सरल वाक्यों के साथ भी दृढ़ कर लिया करते हैं। तो बढ़ाते हैं इसी क्रम को कुछ और वैसे शब्दों के साथ जिनके उच्चारण और लेखन में हम कई बार अशुद्धि कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में महत्व को महत्व के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो महत्व को हम महत्व के रूप में न समझें, इस तथ्य को अधिक दृढ़ करने के लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, संस्कृतेः महत्वम अधिकम अवगंतुम संस्कृतम मुख्यम साधनम अस्ति। अर्थात संस्कृति के महत्व को अधिक समझने के लिए संस्कृत मुख्य साधन है। भारतस्य राजनीति पटले प्रधानमंत्रिणः महत्वम अधिकम भवति। अर्थात भारत के राजनीति पटल में प्रधानमंत्री का महत्व अधिक होता है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। महत्व शब्दः महत् इत्येतस्य त्व इत्येतस्य च संयोगेन निष्पन्नः। महत्व यह शब्द महत् और त्व इन दोनों के संयोग से बना है।
यहाँ हमने महत्व के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात महत्व में जो 2 अर्ध तकार हैं उनके लेखन और उससे भी बढ़कर उनके उच्चारण पर ध्यान केंद्रित करें, तब हम आज की प्रवृत्ति के अनुसार किसी तरह की अशुद्धि नहीं करेंगे। कहने का अर्थ यह कि महत्व के 2 अर्ध तकारों में एक अर्ध तकार का हम लोप नहीं करें। कम से कम जब हम और आप संस्कृत से जुड़े होते हैं तब तो अवश्य ही ऐसा कर जाना बड़ी अशुद्धि कहा जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसकी वैज्ञानिकता और तार्किकता इतनी व्यापक है कि हम इस भाषा में जो या जैसे लिखते हैं वह या वैसा ही बोला करते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम संस्कृत के संस्कृतत्व को आघात पहुंचा रहे हैं, या अनवधानतावश हम स्वयं इस भाषा की वैज्ञानिकता ही नहीं समझ पा रहे। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है अत्यधिक, जिसे अत्याधिक इस रूप में न केवल लिखने की ही बल्कि बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब अति और अधिक इन 2 शब्दों से मिलकर बने अत्यधिक शब्द में अपना संप्रत्यय दृढ़ कर लें तो संभवतः भूल से भी अशुद्धि नहीं होगी। तो यह शब्द अत्यधिक इस रूप में ही है सर्वथा शुद्ध। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए अपने क्रम के अनुसार संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। अत्यधिक वृष्टि ही जाता, अधुना तो वृष्टि ही न आवश्यकी एव। अर्थात अत्यधिक वर्षा हो चुकी, अब तो वर्षा आवश्यक ही नहीं। अत्यधिकोष्णता अत्यधिक शैत्यम च में न रोचेते। अर्थात अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड मुझे ठीक नहीं लगते। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं। अत्यधिक स्नेहः अत्यधिक क्रोधः उभौ ही स्वभावौ न सम्यगोक्तौ। अर्थात अत्यधिक स्नेह और अत्यधिक क्रोध ये दोनों ही स्वभाव ठीक नहीं कहे गए। तो आज आपने महत्व और अत्यधिक इन 2 शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन और उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आपने अवश्य ही अब हृदयंगम कर लिया है। इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। तावत् प्रतीक्षा विधेया भवद्भिः संस्कृतानुरागिभिः संस्कृत पाठशालायाः अग्रिम कक्षायाः तावत् नमो नमः। और संस्कृत पाठशाला के बाद कार्यक्रम के अंतर्गत वृत्त प्रस्तुति श्रृंखला में आज इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं एक प्रेरक समाचार के साथ। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देखते रहें डीडी न्यूज़। नमस्कार। ऐसा स्कूल शायद ही आपने देखा होगा जिसमें बच्चे पढ़ने नहीं जाते बल्कि स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाता है। बठिंडा का गुडविल मोबाइल स्कूल जो ट्रैक्टर वाली ट्रॉली में बना हुआ है। स्लम इलाकों में जाकर ये स्कूल जरूरतमंद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा है। भले ही ये चलता फिरता स्कूल ट्रैक्टर ट्रॉली में बना हुआ है, लेकिन इस गुडविल मोबाइल स्कूल का स्ट्रक्चर जापानी चादर, वेदर प्रूफ और गर्मी ज्यादा महसूस ना हो इसके लिए इसके अंदर जिप्सम बोर्ड लगाकर बनाया गया है। पंखे भी लगे हुए हैं ताकि गर्मी के मौसम में बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना हो। शुरू में तो झुग्गी वाले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन समय के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को शिक्षा की अहमियत समझ में आने लगी। गुडविल मोबाइल स्कूल से अब तक 600 से 700 के करीब बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देकर सरकारी स्कूलों में दाखिल किया जा चुका है। यहाँ सिर्फ बच्चों को प्राइमरी शिक्षा तक पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उनके सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कराकर उन्हें नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिल भी कराया जाता है।
ये स्कूल झुग्गी झोपड़ी के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए बनाया गया है, जिनको कभी भी कहीं भी एजुकेशन वो नहीं ले पाते, तो हम उनके झुग्गी झोपड़ियों में ही आकर के, ये हमारी मोबाइल वैन है, वहाँ पर उनकी एनरोलमेंट करके हम इनको यहाँ पर पढ़ाते हैं और 1 साल तक ये स्कूल चलता है। उसके बाद इनकी जो नज़दीक का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल होता है उसमें इनकी एडमिशन करवा दी जाती है और ये पिछले 16 साल से स्कूल चल रहा है। बहुत ही ये 14वां स्कूल है। आज तक 600-700 बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। ये बठिंडा सिटी में भी हम अलग अलग स्लम बस्तियों में चलते हैं। शिक्षक भी ट्रॉली के साथ विभिन्न मोहल्लों में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उन्हें बुनियादी शिक्षा प्रदान की जा सके। स्कूल में पढ़ाने के लिए महिला अध्यापक भी हैं, ताकि किसी भी अभिभावक को अपनी बच्चियों को भेजने में संकोच न हो। गुडविल मोबाइल स्कूल इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होता है। सर, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे स्लम एरियाज होते हैं वो पॉइंट आउट निकाल के हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं स्लम एरिया के, या जिनके पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ा पाते या लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते, सर ये स्कूल स्लम एरिया के पास जाके वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सर आप देख सकते हो ट्रैक्टर ट्रॉली में बनाया गया है। इसमें सर पूरी तरह से वेंटिलेशन है, फैन भी देख सकते हो सर, फैन भी लगा हुआ है। यहाँ पे हम बच्चों को सर यहाँ पे स्टेशनरी भी प्रोवाइड करते हैं, कॉपी पेंसिल जो उनकी नेसेसरी है। बच्चों को सीधे उनके घर पर शिक्षा प्रदान करके गुडविल मोबाइल स्कूल भौगोलिक और वित्तीय बाधाओं को तोड़ रहा है और इस पहल के साथ समाज में आशा का संचार कर रहा है। इस पहल ने कई ऐसे क्षेत्रों के लिए मिसाल कायम की है जहां शिक्षा का बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है और बच्चे अपने स्कूल पहुंचने के लिए मीलों की यात्रा करते हैं। पंजाब के बठिंडा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।